नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफर कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है लैंड रिफॉर्म्स बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री के अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ते हुए आज के जो टॉपिक हैं बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स, जिसमें हम 3 टॉपिकों पे नजर रहेगी हमारी: महलवाड़ी सिस्टम, रेवटवाड़ी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट। आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जितना ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाएंगे उतने ज्यादा लोग जागरूक होंगे, उनको पता चलेगा कि हमारे इतिहास में क्या हुआ था और आप लोग एक समृद्ध भारत का निर्माण करने में एक सहयोगी बन पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। तो पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि क्या हुआ था। एक्चुअली मुगल एम्परर जो अकबर था, अकबर का एक फाइनेंस मिनिस्टर था राजा टोडरमल। उत्तर प्रदेश में सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के लहरपुर नाम का एक स्थान है, वहां पे इनकी सरकार चलती थी। बेसिकली वहां से बिलोंग करते थे। तो राजा टोडरमल ने लैंड सर्वे स्टार्ट किया और इनके अनुसार 1/3 टैक्स लगाना शुरू किया था। 1/3 का मतलब जैसे आप मान लो 100 किलो कुछ अनाज पैदा कर रहे हो तो उसमें से 33 kg जो होगा वो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, मतलब जो राजा हुआ करता था उस टाइम पे, उसके ऑफिसर्स आएंगे, आपसे इतना अनाज ले जाएंगे एज अ टैक्स। अगर हम देखें अभी भी हिंदुस्तान में 30% टैक्स है, इनकम टैक्स 30% पड़ता है मैक्सिमम, तो ये लगभग मिलता ही जुलता था। ये टैक्स रिफॉर्म अकबर के टाइम पे मुगल्स ने प्रोड्यूस किए थे और ये आप दोनों तरीके से दे सकते हो। सपोज आपने 100 क्विंटल गेहूं पैदा किया, मान लो आपने व्हीट प्रोडक्शन किया 100 क्विंटल और उसमें से आप 33 क्विंटल आपको गवर्नमेंट को देना, तो आप चाहे इसके पैसे दे दो, या 100 किलो अगर आपने पैदा किया 33 किलो है इसके आप पैसे दे दो या फिर वही अनाज दे दो। तो ये दोनों तरीके से था और ये एकदम से इंक्रीज नहीं कर जाते थे। ठीक है, ये एकदम से कोई हैवी नहीं बर्डन नहीं डाला जाता था, धीरे धीरे इंक्रीज करना होता था। मान लो 33% है, सरकार को जरूरत ज्यादा पैसों की है तो इसको 35 कर दिया, ठीक है, या फिर उसे क्या बोलते हैं 38 कर दिया, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब सरकार के पास पैसा हो जाएगा तो फिर 25 कर दिया। ठीक है, ऐसे ये नेगोशिएट होता रहता था। तो इस प्रकार से मुगलों ने टैक्स की व्यवस्था स्टार्ट करी थी, स्पेशली अकबर ने। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये सिस्टम थोड़ा थोड़ा वीक पड़ने लगता है और ये टैक्स का सिस्टम धीरे धीरे कोलैप्स करने लगता है। अब ये मुगल एम्पायर जैसे जैसे कोलैप्स करता है उस तरीके से वैसे वैसे क्या होता है, टैक्स का सिस्टम भी कोलैप्स करने लगता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी थोड़ी कमजोर है तो अब ये इतना सक्षम नहीं है टैक्स कलेक्ट करने के लिए। तब इन्होंने क्या किया, हर एरिया में कुछ एजेंट अपॉइंट कर दिए कि हाँ ठीक है भैया तुम एक काम करो, एक एजेंट बना दिया इन्होंने और बोला कि आप एक काम करो, आप टैक्स को कलेक्ट करके हमें दो और उसके बदले आपको क्या मिलेगा, 10वां हिस्सा मिलेगा। मान लो कोई 33 किलो 100 किलो केजी किसी के यहाँ हुआ, 100 kg कहीं पे किसी किसान के यहाँ 100 kg प्रोड्यूस हुआ, उसमें से 33% क्या है, 33% जो है 33 किलो जो है वो सरकार का हिस्सा हुआ, गवर्नमेंट का हिस्सा हुआ, मतलब राजा का हिस्सा हुआ। और इसी हिस्से में से 1/10 10% जो होगा वो होगा किसका, जो कलेक्ट करेगा। इन लोगों को क्या बोला जाता था, जो एजेंट होगा। इन एजेंट्स जो थे, जो टैक्स कलेक्टर थे, इनको जमींदार बोला जाता था या तालुकदार बोला जाता था, एरिया पे डिपेंड करता। कहीं पे इनको जमींदार बोला गया, कहीं पे इनको तालुकदार बोला जाता था। और फिर धीरे धीरे हुआ क्या, ये सिस्टम और ज्यादा खराब होता गया। ये जो जमींदार या तालुकदार थे और ज्यादा करप्ट होते गए। तो इसके नतीजे क्या हुआ कि बोलियां लगने लगी। अब बोलियां क्या लगने लगी, ऑक्शन होने लगा और जिसने इसको और बेकार कर दिया। उस ऑक्शन में क्या था कि ये बोला गया कि जो ज्यादा लाकर देगा टैक्स, जैसे मान लो बोली लग रही है कि आप उससे क्या बोलते हैं, हमें 10,000 ला के दोगे इस क्षेत्र से। कोई कहता है नहीं हम जी 20,000 ला के देंगे। जो 20,000 ला के देता था तो उसको दे दिया जाता था पूरा एरिया। तो धीरे धीरे ये जो जमींदार लोग थे ये और ज्यादा करप्ट होने लगे इसी सिस्टम के चलते, जिससे कि किसान इनसे बहुत ज्यादा नाखुश रहने लगा। क्योंकि अब क्या होता था, वो अपनी मर्जी से टैक्स वसूल करते थे। क्योंकि जब बोली लगी है, मान लो किसी एरिया का कलेक्शन 10,000 रुपए का है, ठीक है, 10,000 का है, लेकिन बोली लगने पे किसी ने बोला मैं यहाँ से 20,000 ला के दूंगा, ठीक है। अब वो 20,000 आएगा कहाँ से, फार्मर से लिया जाएगा। फार्मर्स जो है उनसे ही पैसा वसूला जाएगा। तो ये जब बोली लगने वाला सीन हो गया तो सिस्टम और धीरे धीरे करप्ट होता गया। और दूसरी चीज इसमें क्या बड़ा बदलाव हुआ, ये हेरिडिटरी बन गया। जैसे जमींदार है,
जमींदार का बेटा जमींदार बनेगा, ये सारी चीजें हेरिडिटरी होने लगी। तो और गवर्नमेंट के बस की भी नहीं रही कि इनको हटाया जा सके। गवर्नमेंट भी कमजोर हो चुकी थी एक तरीके से, सरकार कमजोर हो चुकी थी, या आप कह सकते हैं राजतंत्र कमजोर हो चुका था। आप कह सकते हैं जो नवाब थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे थे, उनके बस में नहीं था कि अब जमींदारों को हटाया जा सके। आपको याद होगा, और ये जो पावर थी इसको दीवानी राइट्स बोला जाता है। दीवानी अधिकार, टैक्स वसूलने के अधिकार जो होते थे दीवानी राइट्स होते थे। और आपको याद होगा जो 1765 में इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, उसमें क्या हुआ था, जो दीवानी राइट्स थे ये किसको दे दिए गए थे? कंपनी को दे दिए गए थे। 1765 में मुगल से ये दीवानी राइट कंपनी को दे दिए गए थे। मतलब क्या, टैक्स वसूलने की जो पावर है वो कंपनी के पास आ गई थी बंगाल वाले क्षेत्र में। आप इस मैप में देख सकते हैं, ये जो एरिया है ना बंगाल, ये जो एरिया है बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला जो मॉडर्न क्षेत्र है, इसमें एक तरीके से जो है दीवानी राइट मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का जो पूरा कंट्रोल है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ चुका है, जो पहले जमींदारों के हाथ में था। 1765 में ये हुआ इलाहाबाद की संधि के बाद। और यहीं से शुरुआत होती है डुअल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। डुअल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट मतलब टैक्स कोई और वसूल रहा है और काम कोई और कर रहा है, ठीक है। तो एक को बोला गया निजामत, दूसरे को बोला गया दीवानी। निजामत जो था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, क्रिमिनल जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये सब कुछ नवाब के अधीन था। और दीवानी में क्या था? रेवेन्यू कलेक्ट करना, पैसे कलेक्ट करना, ये जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में था। आप ये सोचिए, मैं पैसे कलेक्ट कर रहा हूं और काम किसी और से करवा रहा हूं, ठीक है। अब इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या फायदा हुआ कि इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है काम की और पैसा पूरा, रेवेन्यू पूरा ये ले रहे हैं, रेवेन्यू ये ले रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर हो गया आपका, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया आपका, इन सब की जो जिम्मेदारी है ये पूरी नवाब की है, ठीक है। तो इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या फायदा हुआ कि ठीक है, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन पैसा मैं ले रहा हूं। तो ये डुअल सिस्टम जो है 1765 से लेकर 1772 तक चलता है, जिसके चलते बंगाल बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल जिसको बोलते हैं, ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल। इसमें क्या हुआ था, एक सूखा पड़ गया था, भुखमरी पड़ गई थी, लोग मरने लगे थे। और यहां तक कहा जाता है कि 1/3, 1/3 पॉपुलेशन बंगाल की मर गई थी इस भुखमरी से, क्योंकि पैसा ही नहीं बचा था, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बर्बाद हो चुका था। इसको सुधारने के लिए किसे भेजा गया था? हेस्टिंग को। हेस्टिंग आया था इसको सुधारने के लिए कि यहाँ तो सब कुछ करप्ट हुआ पड़ा है। तब धीरे धीरे रेगुलेट करना, 1773 लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया था? क्योंकि कंपनी में लोग, अधिकारी इतने करप्ट हो चुके थे कि बंगाल में पूरी तरीके से तबाही मचा दी थी इन लोगों ने, और ये डुअल सिस्टम बहुत बुरी तरीके से फेल हो चुका था बंगाल के अंदर। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए उसने 2 डिप्टी नवाब को अपॉइंट कर दिया था। 2 डिप्टी नवाब थे जो कि सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करके किसको देते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। और पैसा इनको, और इसके बदले में क्या देते थे? सिर्फ 56 लाख रुपए। आप इमेजिन कर रहे हो, पूरे बंगाल को चलाने के लिए सिर्फ 56 लाख रुपए एनुअली देते थे, पब्लिक वर्क्स एंड रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एंटायर बंगाल, जो कि बहुत ही कम था। इतना बड़ा बंगाल प्रोविंस था, उसमें बिहार आपका आता था, उड़ीसा आपका आता था, और उसे क्या बोलते हैं, आपका ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया जो है ये आता था, और उसे क्या बोलते हैं, जो अभी बांग्लादेश है इसका भी बहुत सारा पार्ट, ये भी इसे बंगाल में आता था। तो आप सोचिए, इतना बड़ा प्रोविंस चलाने के लिए केवल 56 लाख रुपए एनुअली मिलते थे नवाब को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। बाद में इसको रिड्यूस करके 33 लाख कर दिया गया था। इसके चलते व्यवस्था इतनी चरमरा गई थी कि वहां भुखमरी आ गई, और बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन इस भुखमरी में मारी जाती है। ये देखिए, ये मैप है उस बंगाल का जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और आज का बांग्लादेश और कुछ असम तक का एरिया इसमें आता था। तो इतना बड़ा प्रोविंस था बंगाल, जिसको कि 56 लाख रुपए में चलाना नामुमकिन सा था। और उसके बाद इसको रिड्यूस करके 33 लाख कर दिया गया था। तो भुखमरी तो आनी थी, इसके ही चलते यहाँ पे इतनी तगड़ी भुखमरी आई कि 1/3 जनता है कि मर जाती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती क्यों थी रेवेन्यू कलेक्शन? क्योंकि अब वो चाहते थे जो रॉ मटेरियल हम खरीद रहे हैं, जो रॉ मटेरियल कच्चा माल यहाँ से खरीद रहे हैं इंडिया से, इसके लिए हमें मेनली टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, इसके लिए हम लंदन से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। हम यही रेवेन्यू अपना कलेक्ट करते हैं, यहीं का पैसा यहीं पे इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, अब इनके पास इनको लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही थी। अब इनको लगने लगा था हम केवल ट्रेडर्स नहीं बचे, हम अब रूलर्स बनने की फिराक में हुए हैं और बन चुके हैं बहुत जगहों पर। तो इनको लग रहा था अपनी मिलिट्री मेंटेन करने के लिए इनको पैसे की जरूरत थी, और वो भी ये सोच रहे थे कि अब यहीं से ही पूरी हो, ठीक है। और जो यहाँ पे एम्प्लॉय हैं उनको यहीं से पैसे पे किया जाए।
तो इस ये एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट जो है यहीं से सारी निकले, तो इसके चलते ये रेवेन्यू धीरे धीरे हैवी बढ़ाते जा रहे थे। और ये इनको लग रहा था कि यहाँ की बहुत फर्टाइल जमीन है, यहाँ पे कितना भी रेवेन्यू बढ़ा लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन लोगों पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें पैदा होती हैं। लेकिन इनको अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे सूखा भी पड़ सकता है, या मानसून की स्टडी इन्होंने अच्छे से कर नहीं रखी थी। और होता क्या है 1770 में सूखा पड़ जाता है, 2-4 साल तक रहता है। कुछ कई किताबों में ये भी लिखा है 1768 से ही सूखा पड़ गया था, तो ये कई साल तक रहता है। 77 तक आते आते एकदम भुखमरी फैल जाती है, ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल जिसको बोलते हैं, और इसमें 1/3 पॉपुलेशन मर जाती है। देखिए एक बहुत फेमस पेंटिंग है, बहुत सारे आदमी मर जाते हैं बंगाल के, क्योंकि उनके पास इतना ही पैसा नहीं होता है कि वो टैक्स दे सकें, तो खाएंगे कहाँ से? दे वर अनएबल टू पे द टैक्स, ठीक है। तो इनकी इतनी बुरी हालत हो जाती है बंगाली लोगों की, ये लोग मरने लगते हैं। कम से कम 1/3 पॉपुलेशन, आप सोचो कितना बड़ा बंगाल पॉपुलेशन, उसकी बंगाल प्रोविंस, उसकी 1/3 पॉपुलेशन सिर्फ इसके चलते ही मर जाती है। विलियम ये डैलरी प्ले जो हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी द एनार्की, इसमें इन्होंने लिखा है कि जो बंगाल है उसमें 1768 तक जो है सूखा पड़ चुका था, 1769 तक आते आते कोई बारिश और नहीं हुई, और फिर धीरे धीरे सिस्टम इतना खराब होने लगा, अंग्रेजों को लगा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, सूखे का हमें अंदेशा ही नहीं था। लेकिन वहाँ भुखमरी फैल गई और उन्होंने इतना ज़्यादा अत्याचार कर दिया वहाँ पे, इवन ये तक कहा जाता है कि जो पेरू के अंदर स्पेन वालों ने जो किया था वो कुछ भी नहीं था इसके आगे जो इन्होंने बंगाल के अंदर किया था। इतनी गंदे तरीके से इन्होंने अत्याचार किया और लोगों से टैक्स वसूला, और फाइनली बहुत सारे लोग मर जाते हैं, टैक्स देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं और बेचारे भूखे मर जाते हैं। अब जब टैक्सेशन इतना गड़बड़ हो चुका था तो गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया कि इसको मैनेज करने के लिए एक कुछ परमानेंट अमाउंट फिक्स कर दिया जाए। कुछ परमानेंट अमाउंट होगा जो कि फिक्स कर दिया जाएगा कि हाँ सपोज आपको 5 साल में 12 लाख रुपए देने, और उसका एवरेज जो होगा 12 लाख का जो एवरेज होगा हर साल आप हमें देते रहोगे, पर ईयर हमको आप देते रहोगे। पर ईयर कौन देगा? पर ईयर वही देगा जो जमींदार वगैरह हुआ करते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, इनसे बोला गया कि आप ही वसूल करके देते रहोगे, ठीक है। इसको जागीरदारी कुछ लोग कहते थे, कुछ लोग विश्वादारी बोलते थे, कुछ मालगुजारी बोलते थे। हेरिडिटरी फैमिली थी जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, बहुत ज़्यादा लैंड थी, इनको रिस्पॉन्सिबल कर दिया गया कि आप लोग ही अब पैसा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दोगे। और किससे कलेक्ट करोगे? रियट से कलेक्ट करोगे या रैयत से कलेक्ट करोगे। रैयत कौन था? रैयत का मतलब होता है किसान, पर्शियन में इसको किसान को बोलते हैं। तो आप इनसे कलेक्ट करके हमें पैसा दोगे। एक परमानेंट सिस्टम फिक्स कर दिया गया कि इतना पैसा ही आपको एनुअली देना होगा। एक तरीके से कह सकते हैं लीज पे उठ गई चीज़ें, और उसमें कुछ बीच में इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। और इसी के चलते एंट्री होती है 1773 में वेरन हेस्टिंग की। वेरन हेस्टिंग ने स्टार्ट किया था एनुअल लीज ऑफ लैंड होल्डिंग इन बंगाल, और जिसको इतारदारी के नाम से जाना गया। इस प्रथा को इतारदारी के नाम से जाना जाता है। तो 1786 के आते आते इसी को परमानेंट सेटलमेंट बोला गया। और ये आइडिया एक तरीके से कह सकते हैं जॉन शोर जो थे, ये बहुत सीनियर ऑफिसर थे उस टाइम पे, आगे चल के गवर्नर जनरल भी बने। तो इनका ही आइडिया था कि ये सिस्टम जो है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। कॉर्नवालिस ने इसको आगे चल के 10 साल का कर दिया। पहले 5 साल का था, 5 ईयर प्लान हुआ करता था, उसके बाद 10 ईयर प्लान में कन्वर्ट हो गया। इसमें था क्या, मान लो 5 साल के लिए जमीन दे दी गई किराए पे, जो जमींदार है उस एरिया के, उनसे बोला गया 5 साल के लिए आपको ये जमीन लैंड पे दे दी, ये जो लैंड है ये आपको उसे क्या बोलते हैं, लीज पे दे दी गई है। अब यहाँ पे तुम कितना वसूलते हो, क्या वसूलते हो, हमें नहीं मतलब, हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट आप हर साल एनुअल ला के दोगे, और 5 साल तक इसकी ठेकेदारी आपकी है। और इसका नाम परमानेंट सेटलमेंट क्यों रखा गया? परमानेंट सेटलमेंट नाम रखने के पीछे ये बात है कि जैसे कॉर्नवालिस ने क्या किया, 10 साल तक एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया, ठीक है। अब इसने क्या किया, एवरेज निकाला। मान लो कभी सूखा पड़ रहा है, कभी बाढ़ आ रही है, कभी सूखा पड़ रहा है, कभी तूफान आ रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, तो एक एवरेज कितनी पैदा हो रही है, ठीक है। इसने 10 साल का एक एवरेज निकलवाया, देखो कितनी पैदा हो रही है। उस एवरेज के हिसाब से इसने 10 ईयर का दिया कॉन्ट्रैक्ट कि 10 साल में एवरेज ऑन एन एवरेज इतना पैदा होता है। और मान लो किसी के यहाँ 1000 कुंटल पैदा होता है, ठीक है, 1000 कुंटल किसी का पैदा होता है, तो इसमें से 33 क्विंटल मान लो
जो है वो गवर्नमेंट को आपको देना है पर मंथ। ये एवरेज मान लो 1000 क्विंटल निकल के आता तो उसका 33 देना है। अब इसमें कोई फेरबदल किया ही नहीं जा सकता 10 साल तक, 10 ईयर तक ये परमानेंट हो गया, इसलिए सिस्टम का नाम परमानेंट सेटलमेंट बोला गया। अब इसके फीचर्स देखते हैं। इसके फीचर्स क्या थे, यहाँ पे एक जमींदार बनाया गया जिसको जो रेवेन्यू कलेक्टर होगा एक जमींदार होगा, और इसको लैंडलॉर्ड बना दिया गया। मतलब ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था कि पहले जो मालिकाना हक था वो सरकार का रहता था, गवर्नमेंट का होता था, या तो फिर उसे क्या बोलते हैं जो किंग वगैरह हुआ करते थे या नवाब हुआ करते थे उनका था। अब ये जो था ये लैंडलॉर्ड सीधे बना दिया गया जमींदार को, ठीक है। अब इनको मालिकाना हक दे दिया गया और इनकी जो ओनरशिप है वो एक टाइम के लिए फिक्स कर दी गई, और ये हेरिडेटरी पावर दे दी गई। ओनरशिप की जो है राइट टू ओनरशिप जो है ये हेरिडेटरी दे दी गई और ट्रांसफरेबल भी थी। अगर आप उसे क्या बोलते हैं अच्छे से, अगर आप रेवेन्यू अच्छे से कलेक्ट नहीं करते हो या आपके बेटे आगे जो आते हैं वो अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो इसमें बोली भी लगती थी, इसमें बोली भी लगती थी, और जो ज़्यादा पैसे देगा, जो बोली लगाएगा, जो जीतेगा, फिर उसके पास से ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। तो ट्रांसफरेबल भी थी, लेकिन बेसिकली ये हेरिडिटरी थी। ये ध्यान में रखने योग्य बात है कि ये हेरिडिटरी थी, मतलब वंशानुगत चलती रहती थी कि जमींदार है उसका बेटा जमींदार बनेगा। इनको बहुत सारी पावर्स दे दी गई जो जमींदार थे, और जबकि छोटे जो किसान थे उनके पास ये पावर नहीं थी। ये ज़मीन गिरवी रख सकते थे, ये अपनी ज़मीन गिरवी रख के पैसे ले सकते थे, या फिर ये सेल भी कर सकते थे, लेकिन स्मॉल फार्मर्स को ये पावर नहीं थी जो छोटे थे। और ये रेवेन्यू जो था 10 साल के लिए फिक्स था, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता, ये भी बोल दिया गया, ठीक है। और बोलियां इस पर लग सकती थी, अगर जरूरत लगेगी तो बोली भी लगाई जा सकती थी कि कोई अगर ज़्यादा देने वाला जमींदार है तो उसको ट्रांसफ़र कर देते थे। ये सिस्टम रखा गया, इसके फीचर्स थे। तो ये डायग्राम देखिए, इसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे नीचे है रेयट बोलते हैं, कहीं रैयत बोलते हैं। रैयतवाड़ी की शुरुआत तो वैसे मद्रास वाले पोर्शन से हुई थी, लेकिन उसे क्या बोलते हैं, अभी हम बंगाल के कंटेक्स्ट में, जमींदारी की शुरुआत सबसे पहले बंगाल से हुई थी। तो ये है रैयत, ठीक है। ये किराएदार है खेत का, समझ लो, किसान है, ये किसान है जो कि किराए पे जिसको खेत मिला हुआ है। ये पैसे देगा जमींदार को, जमींदार पैसे देगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। अब कंपनी कहती थी जितना आप कलेक्ट करोगे उसमें 89% हमें दोगे, 11% आप अपने पास रखोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, ये जो जमींदार थे ये बहुत करप्ट टाइप आदमी थे। ये 11% से ज़्यादा ले लेते थे। ये कितना भी रखना चाहते थे अपने पास। और अपने पास रखने का मतलब अब इनको यहाँ तो फिक्स्ड है, 89% इनको देना है, 11% अपने पास रखना है। लेकिन ये करेंगे क्या, मान लो कंपनी ने बोला 33% आपको टैक्स देना है, ठीक है, वसूलना है किसानों से, लेकिन इसका फिक्स नहीं किया था। 33% मान लो, 33% का 89% चाहिए कंपनी को, तो वो तो उतना ही लेगी, लेकिन ये किसान से कितना ले रहे हैं ये फिक्स नहीं था। तो ये किसानों से बहुत ज़्यादा पैसा लेते थे, बहुत प्रताड़ित करते थे, मारते पीटते भी थे। और किसान एक तरीके से टेनेंट बन के रह गया था, एक तरीके से किराएदार बन के रह गया था। और ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में सबसे पहले जो लागू हुआ था, उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी में भी एक्सटेंड कर दिया गया, कर्नाटका में भी भेज दिया गया, और उसे क्या बोलते हैं, वाराणसी वाला जो एरिया है यहाँ पे भी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ऑलमोस्ट इस सिस्टम को 19% जो ब्रिटिश टेरिटरी थी उनमें लागू कर दिया गया था, और इसको सनसेट लॉ के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसमें फिक्स्ड डेडलाइन हुआ करती थी कि सूर्यास्त से पहले, मान लो आज 7 मार्च है, तो मैं किसी से बोलूँ कि 7 मार्च बिफोर सनसेट, ठीक है, आप हमें इतने पैसे लाके दोगे, अन्यथा आपकी जो ये जमींदारी है या आपकी जो रैयतवाड़ी है ये आपसे छीन ली जाएगी। जमींदारों से ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती थी, ईस्ट इंडिया, और जमींदार ये बात रैयत से बोलते थे, रैयत से बोलते थे, जो किसान होते थे, कि अगर तुमने शाम तक पैसा नहीं दिया तो तुम्हारी ये जो तुम्हें रैयतवाड़ी मिली है, जो तुम्हें जमींदारी मिली है, छीन ली जाएगी। तो इस तरीके से सिस्टम चल रहा था। अब इसमें देखते हैं ब्रिटिशर्स का इसके पीछे क्या लेना देना था। ब्रिटिशर्स सोच रहे थे कि हम एक जो टैक्स सिस्टम है इसको अगर हम 10 साल के लिए परमानेंट कर देते हैं तो हमारा रेगुलर फ्लो बनता रहेगा। मतलब 10 साल के लिए हमने टैक्स फिक्स कर दिया तो हमारा टैक्स आता रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इनकी एक इमेजिनेशन थ्योरी थी कि इन्हें लगता था जो जमींदार हैं इनके पास भी पैसा होगा, तो ये क्योंकि मालिकाना हक अब हमने इनको दे दिया है तो वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ाएंगे, कुएं बनवाएंगे, ट्यूबवेल्स बनवाएंगे, फर्टिलाइजर की सुविधा देंगे, जिससे और ज़्यादा विकास होगा। और जब और ज़्यादा एग्रीकल्चर का विकास होगा तो हम और ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर पाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन इनकी ये इमेजिनेशन थी कि ऐसा ये लोग करेंगे। जो रिच लैंड लोअर्स हैं, उसे क्या बोलते हैं, लैंड ओनर्स हैं, ये इन्वेस्ट करेंगे अपने अपने एरिया में कैपिटल जनरेशन को, जिससे हम और ज़्यादा सरप्लस में किराया, उसे क्या बोलते हैं, वसूल कर सकेंगे टैक्स।
और जो रिच जमींदार हैं, ये हमेशा एक ये भी था कि जो रिच जमींदार हैं, ये क्लास हमेशा ब्रिटिशर्स को लॉयल रहेगी, क्योंकि फार्मर्स प्रोटेस्ट जो थे उस टाइम पे भी कई सारे प्रोटेस्ट हो चुके थे, फार्मर्स प्रोटेस्ट हो चुके थे, छोटे मोटे हुए थे, लेकिन उनको सप्रेस करने का काम जो है ये लोग करेंगे, जमींदार लोग कर देंगे। और इनके पास लठैत होते थे। लठैत क्या होता था, एक इनके पास लोकल पुलिस टाइप लोग होते थे जो लाठी लेकर चलते थे, जो कि मारपीट के टैक्स वसूल कर लेते थे। तो ये लोकल पुलिस का भी काम करती थी। तो यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स को मदद मिल रही थी। हालांकि कॉर्नवालिस ने लठैत वाले जो सिस्टम था ये व्यवस्था बंद करवा दी थी, लेकिन फिर भी काफी समय तक इंडिया में, तो पता ही है आपको, ये सब चलती रही थी बहुत दिनों तक। 1793 में क्या होता है, परमानेंट सिस्टम को थोड़ा सा रेगुलाइज किया जाता है और इसको एक्ट बना दिया जाता है, कानून बना दिया जाता है। अब इसमें जमींदार जो हैं वो अब अलाउड नहीं है, वो अपनी खुद की आर्म पुलिस रखें, आर्म फोर्सेस रखें, वो लठैत वठैत अपने पास रखें, ये अलाउड नहीं है। इनका काम केवल टैक्स कलेक्ट करना रह गया है। ठीक है, आप सिर्फ टैक्स कलेक्ट करिए। और ये पंचायत टाइप लगाते थे, अपनी खुद की अदालत चलाते थे, छोटे मोटे फैसले खुद फैसला सुना देते थे। ये अब नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट्स बन चुकी हैं। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो कोर्ट हैं उन्हीं में फैसले जाएंगे। ये अब खुद से फैसले नहीं सुनाओगे कि आप खुद से ही कुछ भी सुना दे रहे हो। ठीक है, अब कोर्ट का काम अब गवर्नमेंट करेगी। अब इनके यहाँ से भी अधिकार छीन लिए गए। अब हम बात करते हैं ये फेल क्यों हुआ, इसके फेल होने के रीजन क्या थे। परमानेंट जो सेटलमेंट सिस्टम था ये फेल क्यों हुआ, तो पहला तो ये था कि जमींदार का जो शेयर होगा, जमींदार कितने पैसे टेनेंट से लेगा, किसान से कितने पैसे लेगा, ये फिक्स्ड नहीं था। ये कितना भी पैसा ले लेते थे, ठीक है, और ये कभी भी भगा देते थे किसानों को। और किसानों को इतना ज्यादा हरासमेंट होने लगा था, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। और उसे क्या बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को अंदाजा नहीं था यहाँ के क्लाइमेट का, कि कब सूखा पड़ेगा, कब फ्लड आएगा। और इन्होंने नेचुरल डिजास्टर के बारे में इन्हें कोई अंदाजा नहीं था। इन्होंने बना तो दिया था कि अपना सिस्टम पूरा कि हमें इतना ऑन एन एवरेज आपको इतना देना होगा, लेकिन इनको अंदाजा नहीं था कभी सूखा पड़ जाएगा, कभी क्या होगा। तो इसके चलते टैक्स इतना ज्यादा इंपोज कर रखा था, इंग्लैंड से भी ज्यादा टैक्स इंडिया के अंदर लगा रखा था इन्होंने। तो इसके चलते क्या होता था, बहुत बार जो जमींदार थे उनको खुद भी लोन लेना पड़ता था दूसरे से कि हमारी जमींदारी बची रहेगी। और इसी तरीके ये काम केवल जमींदार नहीं करते थे, रैयत जो होते थे वो भी यही काम करते थे कि लोन लेकर जमींदार को दे दो, जिससे हमारी जो है खेती हमारे पास बनी रहे। तो ये भी काम था, और ये भी एक समस्या थी। और अब एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म था। जो लैंडलॉर्ड हुआ करता था, जो जमींदार हुआ करता था, वो बेसिकली कलकत्ता में जाके रहता था, गांव में रहता ही नहीं था, क्योंकि कलकत्ता शहर था, वहीं पे अपनी कोठी बना के जमींदार साहब रहते थे। और वहां पे कोई मिडल मैन कर दिया इन्होंने, मान लो कोई मिडल मैन एंटर कर दिया कि ठीक है तुम अब पैसा हमें ला के दोगे। और ये मिडल मैन कुछ दिनों बाद क्या आ गया, ये भी शिफ्ट हो गया कोलकाता जाके। ठीक है, तो इसने किसी और को कर दिया, इसने किसी और को कर दिया, तो ऐसे करके चेन बनती रही, किसने इधर किया, फिर इधर किया, फिर इधर किया, फिर इधर किया, फिर धीरे धीरे चेन बन गई। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि जमींदार और किसान के बीच में कम से कम 10 लोग होते थे कलेक्ट करने वाले रेवेन्यू। ठीक है, तो ये मान लो 30% या 30 से 33% आपका ले रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी इनका तो फिक्स है, ठीक है, लेकिन जमींदार ने जो बीच में मिडलमैन और पैदा कर रखे हैं, ये भी 1-2% ले रहे हैं, मान लो 2% ले रहे हैं। तो अगर 30% टैक्स कलेक्ट करना है या 33% टैक्स कलेक्ट करना है, वो किसान से ले रहे हैं 100 में से 80 जो मिडलमैन है, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत बीच का खाएंगे। अब किसान एक तरीके से हरास होने लगा, बर्बाद हो गया किसान, वो कहां से देगा बेचारा, उनको मार पीट के जैसे तैसे लूट पूट करके उनसे बेचारों से टैक्स वसूला जाता था। इतना ज्यादा टैक्स बढ़ चुका था। अब क्या हुआ, इनका साउथ में भी, साउथ वेस्ट वाला जो एरिया है वहां पे भी ये धीरे धीरे इनको देखने को मिल गया है जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है, इससे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और वहां पे भी इनका राज बढ़ता गया साउथ वेस्ट वाला एरिया, ये जो साउथ वेस्ट वाला एरिया, यहाँ पे भी इनका बढ़ गया प्रभुत्व। इधर साउथ में भी मद्रास प्रेसिडेंसी थी, तो यहाँ पे भी इनको अब कुछ नया सेटलमेंट लाना था, क्योंकि इनको परमानेंट सेटलमेंट की प्रॉब्लम दिखने लगी। तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट था, ये कौन लेके आया था, कॉर्नवालिस। अब कौन आता है, कॉर्नवालिस और शोरे, कॉर्नवालिस और शोरे, ये नाम याद रखने कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कौन लेके आया था, कॉर्नवालिस लेके आया था और शोरे लेके आया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जो आएंगे हमारे ये रियोतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब इन्होंने क्या बोला कि जो मुनरो था, ठीक है, थॉमस मुनरो नाम था इसका, ये है थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो था, इसने सोचा कि यार ये जो जमींदार हैं ये बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुके हैं, हम इनसे क्यों डील करें, हम डायरेक्ट डील करते हैं रैयत से, जो किसान हैं हम सीधे उनसे डील करते हैं ना। तो इसलिए इसने सबसे पहले जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या किया, रियोतवाड़ी सिस्टम की शुरुआत की। रैयतवाड़ी सिस्टम भी बोलते हैं इसको, रियोतवाड़ी सिस्टम भी बोलते हैं। 1820 में किसने करी, मुनरो के द्वारा करी गई।
तो ये सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ इंट्रोड्यूस किया, बारामहल डिस्ट्रिक्ट। बारामहल डिस्ट्रिक्ट जो है धर्मपुर डिस्ट्रिक्ट आज जो मद्रास में है, उसे ही कह सकते हैं। तो इस डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया। और जब इनको लगा ये रैयतवाड़ी जो सिस्टम है ज़्यादा अच्छा चल रहा है, तो इन्होंने मद्रास के बाद बॉम्बे में और असम के कुछ पार्ट में और कुर्ग वाले पोर्शन में भी रैयतवाड़ी सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इसमें क्या किया गया, जो सबसे बड़ी खासियत जो थी इसकी, अब डायरेक्टली कौन है, जो किसान है, जो रैयत है, उसको ही बना दिया गया, एक तरीके से बोल सकते हैं ओनर बना दिया गया कि तुम ही अब ओनर हो इस लैंड के, ठीक है। और अब इसमें कोई इंटरमीडिएरी नहीं होगा कि जमींदार जैसे था, जमींदारी प्रथा जो थी, जमींदार जो था उसको खत्म कर दिया गया, सीधे किसान से संपर्क रखा जाएगा, इसमें कर दिया गया। लेकिन और आप रेवेन्यू टाइम टू टाइम पे करते रहो, आपकी जमीन आपसे नहीं छीनी जाएगी, ये भी बोला गया। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम आने लगी। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो किसान को आप ओनरशिप जो है, ओनरशिप एक तरीके से कह सकते हैं किसान को दे दी गई, लेकिन अब ओनर है कौन, ओनर एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी खुद हो गई है ठीक है, और किसान को एक तरीके से बना दिया गया है ओनर, लेकिन मेन ओनरशिप जो है वो एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद ले ली, जमींदारों को बिल्कुल हटा दिया, साइड कर दिया। तो इसमें प्रॉब्लम ये आने लगी, बहुत सारे रैयत जो थे, ठीक है, बहुत सारे जो रैयत थे, उन्होंने क्या किया, मान लो बीमार हो गए या वो खुद कहीं और रहने लगे, तो उन्होंने छोटे छोटे टेनेंट्स हायर करने शुरू कर दिए। उन्होंने भी एक तरीके से छोटे छोटे किसान हायर करने शुरू कर दिए और बोला कि ठीक है, तुम मेरी जमीन पे खेती करो और रेवेन्यू हमको दो, हम देते रहेंगे उधर ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम लगभग निजात होने लगी। लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें रिफॉर्म था, उधर 5 से 10 साल किया गया था, पहले 5 साल था, उसके बाद 10 साल कर दिया गया था परमानेंट सेटलमेंट में। लेकिन यहाँ बोल दिया गया 20 से 40 साल तक, 20 से 40 साल तक कोई नहीं बोलेगा, आपको कोई इसमें हेर फेर नहीं होगा, फिक्स कर दिया गया, एकदम फिक्स्ड अमाउंट कर दिया गया 20 से 40 साल तक। तो इसमें लिमिट बढ़ा दी गई किसान के लिए। इसमें जो रिवेन्यू रेट है वो 50% रखे गए, जो सूखी लैंड है और जो जहाँ पे सिंचाई की सुविधा अच्छे से उपलब्ध है वहाँ पे 60% रखे गए। वैसे तो देखने में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि 80% तक, 80% तक जो है जमींदारी प्रथा जो थी, जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट जो था, उसमें 80% तक रेवेन्यू किसानों को देना पड़ता था। तो उसके हिसाब से तो 50% बहुत कम था या 60% बहुत कम था, ठीक है। और इसमें जो था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो टैक्स इम्पोज किया जाता था वो एक्चुअल रेवेन्यू के ऊपर नहीं था, कुछ एवरेज निकाल के नहीं होता था। अंग्रेज आते थे, वो देखते थे पोटेंशियल क्या है, जमीन कितना पैदा कर सकती है, उस हिसाब से अपने हिसाब से टैक्स लगा देते थे। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। और एक दूसरा इसकी खासियत थी कि अब डायरेक्ट जो रैयतवाड़ी में क्या था, डायरेक्ट जो ओनरशिप है वो किसके हाथ में है, किसान के हाथ में। किसान के हाथ में पूरी तरीके से आप कह सकते हैं मालिकाना हक किसान के हाथ में पहुंच चुका है। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट जो है वो टैक्स कलेक्ट कर रही है, किससे, किसानों से। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या थी, अब ब्रिटिश ऑफिसर हर घर में जाकर तो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, इतने ऑफिसर भी नहीं थे, और वो कहां तक जाएंगे, सबके घर जाकर टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो इस वजह से सिस्टम फेल हो जाता है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे मिडलमैन घुसने लगते हैं, मल्टीपल राइट्स, वही फिर से वही सीन हो जाता है, फिर से रैयत घुस जाते हैं कई सारे। और वो जैसे मैं किसान हूं, मैं अपने से छोटे किसान को या किसी को बोलता हूं तू मेरी जमीन जोत ले, उसमें से इतना % मुझे देता रहिए, मुझे कंपनी को इतना देना है। तो ऐसे करते करते क्या होता है, जमीन में कई सारे और मिडलमैन घुस जाते हैं और ये फाइनली सिस्टम फेल हो जाता है, ये भी जमींदारी की तरह। अब अगला सिस्टम जो है वो है महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम क्या था, महल क्या था, कई सारे गांव हैं, मान लो ये सारे गांव हैं, ये सारे गांव हैं, 4-5 गांव हैं, 5, 6, 8, 10 गांव, तो इनको मिलाकर महल बोला जाता था। तो ये सिस्टम जो नॉर्थ इंडिया का, जो स्पेशली नॉर्थ इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, और भी नॉर्थ इंडिया के हरियाणा वाले पोर्शन में या वेस्टर्न यूपी वाले पोर्शन में, ये 1822 में सबसे पहले लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है। हॉर्ट मैकेंजी नाम का एक व्यक्ति था, इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1822 में। एक तरीके से जमींदारी प्रथा का एक मॉडिफाइड वर्जन था, ये भी एक जमींदारी प्रथा के अंतर्गत ही था। सपोज मान लो ये महल है, ये महल है, ये गांव है छोटे छोटे, ये इतना मिला के एक महल बना रहे हैं, ये इधर गांव है 4-6, ये इस एक महल बना रहे हैं, बीच में एक आदमी बैठा हुआ है, ये सारे टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, ये सारे टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब गांव वाले खुद ही टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और एक आदमी को लाके दे रहे हैं। इससे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट किसका है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे इससे संपर्क कर रही है, और तो इसको महलवाड़ी सिस्टम के नाम से जाना गया। और जो हर गांव में जो टैक्स कलेक्ट करता था, गांव में एक हेडमैन रख दिया गया, वही पूरे गांव में कलेक्ट कर रहा है। जैसे ये गांव है, मैंने आपको बताया, ये एक महल है मान लो, इसमें हर गांव का एक हेडमैन होगा, वो कलेक्ट करेगा टैक्स। इधर भी एक 4-6 गांव है, हर गांव में एक हेडमैन होगा, वो एक बंदे को देकर जाएगा इसको,
ठीक है, इस महल का टैक्स, इस महल का टैक्स, इसलिए महलवाड़ी सिस्टम बोला गया। और इस गांव में खुद भी एक बंदा है, उसके पास ओनरशिप है, ठीक है, क्योंकि मुगलों के टाइम पे भी यही हुआ करता था कि ओनरशिप गांव वालों के ही पास होती थी। और इस लोकल लीडर को क्या बोला जाएगा? लंबरदार बोला जाएगा, लंबरदार बोला जाएगा। बेसिकली अभी भी आपने सुना होगा लंबरदार शब्द। और इसी को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि अब आप रेवेन्यू कलेक्ट करोगे। और लेकिन ये टैक्स बहुत ज़्यादा हाई था, इसमें 95% की डिमांड करी गई थी, 95%। बाद में इसको घटा के 60% कर दिया गया। इसके बाद क्या होता है, ये महलवाड़ी सिस्टम में थोड़ा बहुत रेगुलेट किया गया 1833 में। किसके द्वारा किया गया? विलियम बेंटिक के द्वारा। विलियम बेंटिक के द्वारा रेगुलेशन 7 जो है 1882 जो लाया गया था महलवाड़ी सिस्टम, विलियम बेंटिक के द्वारा इसको रेगुलराइज किया गया, जिसके चलते इसको पंजाब में, अवध और आगरा में और उड़ीसा के कुछ पार्ट में तथा मध्य प्रदेश में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। एक तरीके से कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया के मोस्ट ऑफ द पोर्शंस में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, चलिए कुछ हेडलाइंस देख लेते हैं कि क्या जो जमींदारी सिस्टम था या फिर जो महलवाड़ी सिस्टम था, जो बेसिकली लैंड रिफॉर्म, लैंड मैनेजमेंट से जुड़ी हुए जो काम कंपनी ने किए, उससे क्या निष्कर्ष निकल के आता है। तो इसके कंक्लूजन पे आते हैं। बेसिकली जो ये ब्रिटिशर्स थे यहाँ डिफरेंट एक तो हमारे यहाँ पे चल रहे थे सिस्टम, ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहे थे रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करने के। जैसे उत्तर भारत में कुछ और है, दक्षिण भारत में कुछ और है, मध्य में कुछ और है, ईस्ट में कुछ और है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ और है। तो ये ब्रिटिशर्स इतनी तरीके से समझ नहीं पाए, तो इन्होंने क्या किया, कुछ तो यूरोपियन को कॉपी किया, कुछ कहीं को कॉपी किया, कुछ कहीं कॉपी किया, ऐसे करके इन्होंने शुरू कर दिया। तो उसके चलते क्या हुआ, उसके फलस्वरूप लैंड को एक तरीके से इन्होंने सेलेबल बना दिया, जमीन बिकने लगी। ब्रिटिशर्स के आने से पहले जमीन बिकती नहीं थी, सेलेबल कम्युनिटी बन गई, कमोडिटी बन गई कि अगर आप टैक्स पे करने में असमर्थ हैं तो आपका ऑक्शन लगेगा, बोली लगेगी, आपकी जमीन बेच दी जाएगी। ये चीज़ लेकर आ गए और टैक्स की डिमांड इतनी ज़्यादा, एक्सेसिव टैक्स डिमांड कर दी कि लोग बेचारे परेशान हो गए और पूरा सिस्टम एक तरीके से करप्ट हो चुका था। इतनी ज़्यादा रिजिडिटी थी कि आपको पैसे चुकाने ही चुकाने हैं इतने टाइम पीरियड में, आप चाहे जैसे भी दो। तो उससे क्या हुआ, मनी लेंडर्स बढ़े, मनी लेंडर्स पैदा हुए। मनी लेंडर्स क्या थे, ये आपने सुना होगा लाला लोग जो हुआ करते थे, जिनको लाला बोलते थे। ये लोग, इन लोगों के पास पैसा होता था, ये लोग पैसा देते थे, ये लोग पैसा दिया करते थे और किसानों को, और किसान वो पैसा जाकर चुकाते थे उधर। तो अल्टीमेटली होता क्या था, लाला लोग कहते थे कि आपके पास जब पैसा हो तो हमें चुका देना। तो किसान के पास कभी पैसा हो ही नहीं पाता था, तो ज़मीन भी जाती थी, इसकी लैंड भी इसके यहाँ से चली जाती थी, और इधर पैसे के चक्कर में ये बेचारा और ज़्यादा गरीब हो जाता था। पैसा चुकाते चुकाते पूरी ज़िंदगी निकल जाती थी, तो इसको कहीं और मजदूरी करनी पड़ती थी, कहीं और लेबरर का काम करता था जाके। तो इसके चलते एक तरीके से पीड़ित होने लगा हिंदुस्तान का किसान, और इन्हीं की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बहुत सारे रिफॉर्म लाने पड़े। और आज भी इनकी वजह से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। अभी भी अगर देखा जाए तो 70 to 75% जो लैंड है वो अभी भी कुछ आप कह सकते हैं फ्यू लैंडलॉर्ड्स हैं उनके पास है, कुछ ही जमींदारों के पास है। तो इसकी वजह से हमारे देश में इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी हो गई, उस टाइम से चली आ रही है और अब भी यही फैली हुई है। इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी हो गई जिसकी समस्या आज भी पूरा हिंदुस्तान झेल रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये लैंड रिफॉर्म का लेक्चर पसंद आया हो और बहुत सारा कुछ सीखने को मिला हो आपको इस लेक्चर के माध्यम से। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक समृद्ध भारत का निर्माण करने में मेरा सहयोग कीजिए। फ्री एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी का फ्री एजुकेशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड पे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं मैं। जय हिंद।